नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए। आज का अपना टॉपिक होने वाला है ब्रिक्स। इस टॉपिक में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, ब्रिक्स के परिचय के बारे में जानेंगे। साथ ही इसमें हम लोग विभिन्न पहलू जैसे ब्रिक्स का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, इसके उद्देश्य क्या हैं, ब्रिक्स के जो हालिया ब्रिक्स सम्मेलन हुआ 15वां उसके बारे में भी बात करेंगे। ब्रिक्स के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, इसके लिए क्या सुझाव होने चाहिए, भारत पर इसका इफेक्ट, सभी रूपों से विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। परिचय की अगर बात करें तो देखिए क्या कहता है कि ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। इसकी उत्पत्ति वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ब्राज़ील से बी, भारत आई, रूस आर और चीन का सी, इन चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए जिम ओनील ने 2001 में ब्रिक जो है BRIC ये शब्द दिया था तथा वर्ष 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया है। तो ऑफिशियल स्टेट जो इसका स्थापना हुई 2006 में, नाम दिया है जिम ओनील, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, BRIC। आगे कहता है कि दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स नाम दिया गया है। BRIC पहले नाम था, 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, इसलिए इसको ब्रिक्स कहा जाता है। और इस समूह की पहली औपचारिक बैठक जो हुई ये 2009 में रूस में संपन्न हुई थी। तो ये हमें इंट्रोडक्शन में हमें ये ध्यान रखना है। बात करेंगे इस समूह का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, तो देखिए कहता है कि यह समूह वैश्विक आबादी का 41% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% एवं वैश्विक व्यापार का 16% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये नंबर काफ़ी बड़ा है। वैश्विक की बात हो रही है, आबादी का 41%, GDP का 24% और वैश्विक इंटरनेशनल ट्रेड का 16%। अकेला प्रतिनिधित्व जो है ब्रिक्स के पास में ही है। कहता है कि ब्रिक्स के छठे सम्मेलन के दौरान, जो कि 2014 में हुआ था, इसी समय में 2014 में NDB की स्थापना की गई। NDB जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में विकास की परियोजनाओं के लिए धन जुटाना था। NDB का उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे देश जो विकासशील हैं उनको विकसित करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होगी वो NDB के द्वारा जो है मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा NDB ने अलग अलग समय पर अलग अलग जो है महत्वपूर्ण काम भी किए हैं। जैसे कि अगर बात करें, NDB के द्वारा कोरोना महामारी से निपटने हेतु 10 बिलियन आपातकालीन सहायता शुरू की गई, जिसमें से भारत को भी 1 बिलियन की फंडिंग प्राप्त हुई थी। NDB के द्वारा भारत में परियोजनाओं के विकास हेतु 7 बिलियन की भी फंडिंग की गई है। कहता है कि वर्ष 2021 में बांग्लादेश, उरुग्वे, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात को NDB के सदस्य देशों के रूप में शामिल किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि 2021 में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए। बांग्लादेश, उरुग्वे, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी इसमें NDB के सदस्य के रूप में 2021 में शामिल हुए हैं। इसके अलावा NDB के द्वारा सदस्य देशों को अल्पकालिक लिक्विडिटी सहायता प्रदान करने हेतु ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था का भी प्रबंधन किया गया है। तो NDB काफ़ी क्षेत्रों पर कार्य कर रही है। इसके अलावा इसके पास अपना एक आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था का भी प्रावधान है कि किसी भी सिचुएशन से उसको निपटा जा सके। जैसे कोरोना महामारी का एक यहाँ एग्जाम्पल देखा था कि 10 बिलियन
डॉलर की सहायता राशि जो है विभिन्न देशों में इसके द्वारा प्रदान की गई थी। बात करेंगे कि ब्रिक्स के उद्देश्य क्या क्या हैं, कि किस उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना हुई। कहता है ब्रिक्स देशों के बीच तेजी से बढ़ रहे व्यापार और निवेश प्रवाह के साथ साथ कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की गतिविधियों को बढ़ावा देना, ताकि उनका भी जो है समुचित विकास संभव हो सके। अगला जो उद्देश्य है, कहता है कि आर्थिक और व्यापार सहयोग के क्षेत्र में समझौते जैसे नवाचार सहयोग, सीमा शुल्क सहयोग, ब्रिक्स व्यापार परिषद, आकस्मिक रिजर्व समझौता और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच रणनीतिक सहयोग करना। जो भी संस्थाएं हैं, जो संगठन हैं विभिन्न प्रकार के, चाहे वो नवाचार का हो, सीमा शुल्क हो, ब्रिक्स व्यापार परिषद हो या आकस्मिक रिजर्व समझौता हो, एनडीबी हो, इन सभी के बीच में समन्वय स्थापित करके सदस्य देशों के मध्य जो है आपसी संबंध को बढ़ाना है। इसके अलावा दुनिया में शांति, सहयोग, सुरक्षा और विकास पर बल देना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। कहता है कि ब्रिक्स देशों के मध्य घरेलू और क्षेत्रीय चुनौतियों के संदर्भ में नीतिगत सलाह जो है साझा करना। ब्रिक्स में शामिल देश हैं जिनमें कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके बीच आपसी जो है टकराव होता है, तो ऐसे समय में उनके बीच जो है एक मध्यम मार्ग का, आप समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया है, चाइना है, इसके बीच में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इस पर भी विचार करना, नीतिगत इस पर सलाह देना, ये भी इसका मुख्य कार्य है। ब्रिक्स देशों के बीच आदान प्रदान को मजबूत करना और सांस्कृतिक, खेल, शिक्षा, फिल्म इत्यादि और युवाओं के मध्य घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना है। कल्चरल जो होता है ये ट्रांसफ़र भी होना ज़रूरी है, और ये हो क्योंकि इसके ज़्यादा होने से सभी एक दूसरे की उसका सम्मान करते हैं, तो संबंध में जो है घनिष्ठता निश्चित ही आती है। 15वें सम्मेलन की अगर बात कर लें तो कहता है हाल ही में जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन 2019 में कोविड महामारी के बाद पहला व्यक्तिगत बैठक है। व्यक्तिगत बैठक ये पहला है। इससे पहले जो हुआ कोविड के बाद वो वर्चुअली ही चल रहा था। इस सम्मेलन का विषय क्या है तो ये भी ध्यान में रखना है। ब्रिक्स और अफ्रीका, प्राथमिक विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। मोस्टली ब्रिक्स और अफ्रीका पर, अफ्रीकी क्षेत्रों पर जो है इसमें बात कर रहा है। प्राथमिक विकास, सतत विकास, समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ये इसका विषय है। बात करें इस सम्मेलन की प्रमुख विशेषताओं की तो कहता है कि मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना ब्रिक्स समूह में शामिल देश, आपको ध्यान में रखना है। मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, अर्जेंटीना ब्रिक्स समूह में शामिल हुए, जिसके बाद जो है मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में ब्रिक्स का जो है प्रतिनिधित्व बढ़ा है। हालांकि ये प्रभाव जो है 2024 से लागू होना है। वैश्विक संस्थानों में सुधार और शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी को भी मजबूत करना है। ये सभी जो डिसीजन जो है 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान लिए गए हैं। कई नए देशों के शामिल होने से इसका कार्य क्षेत्र या इसका प्रभाव का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात तो है कि शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी को मजबूत करना, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है ब्रिक्स के द्वारा इस बार का। इसी सम्मेलन में भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का जो है संकल्प भी पारित किया। साथ ही साथ यूपीआई के वैश्विक विस्तार से सेवा वितरण में पारदर्शिता में वृद्धि हुई, इससे लोगों को अवगत कराया। कई सारे देश जो है इसको अपनाने का विचार कर रहे हैं, कुछ एक ने तो अपना भी लिया है। डॉलर पर निर्भरता कम करने हेतु स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी है, ताकि डॉलर पर निर्भरता जो है ये कम हो सके, जो देश हैं ये स्थानीय मुद्रा में भी व्यापार कर सकें और सभी देशों की मुद्रा जो है ये
आपस में व्यापार करे और उनकी स्थिति जो है अच्छी बनी रहे। कहता है इसके अलावा इस सम्मेलन के से अलग होकर के हट करके, मतलब इसके इतर भी भारत दक्षिण अफ्रीका संबंधों को और मजबूत करने हेतु साझा बयान जारी किया गया, जिसके तहत ग्लोबल साउथ का विकास किया जाएगा, जिसमें कि भारत और अफ्रीका साथ आए हैं और ग्लोबल साउथ के विकास के लिए भी चर्चाएं की गई है। अफ्रीकी संघ के लिए G20 का अस्थाई सदस्यता का प्रस्ताव भी जो इसमें रखा गया है। तो ये प्रमुख जो है प्रावधान इस वर्ष G20 के रहे हैं, जिसमें कि हमें ध्यान में रखना है कि महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, 2047 तक विकसित राष्ट्र UPI का ग्लोबलाइजेशन, डॉलर पर निर्भरता कम करना है। कई सारे देश के शामिल होने से मध्य पूर्व क्षेत्र, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में इसका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। ये सभी इसके जो है प्रावधान हैं। बात करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के लिए क्या महत्व रखता है। तो भारत चीन जो है इसके मध्य जो है LAC पर सीमा तनाव को कम करने के प्रयास पर जो है सहमति बनी है इस सम्मेलन के अंतर्गत। या जब भी ऐसा कोई सम्मेलन होता है तो जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं आपस में मिलते हैं, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चीन के, भारत के प्रधानमंत्री, ये सभी मिलकर जो है इस पर एक सुनिश्चित और इसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मंच प्रदान करता है। इसके अलावा भारत जो है ब्रिक्स को पश्चिमी विरोधी समूह के बजाय पश्चिमी समूह के रूप में देखता है, गैर पश्चिमी समूह के रूप में देखता है। जो ब्रिक्स सम्मेलन है इसमें कई ऐसे देश हैं जो कि पश्चिमी का जो समूह है, जो संगठन है, उनसे कंपेयर करके देखते हैं, लेकिन भारत का ऐसा नज़रिया बिल्कुल भी नहीं है। भारत को दो समूह नज़र आते हैं, एक पश्चिमी, एक गैर पश्चिमी समूह। भारत जो है अपने हित और अपनी सुरक्षा, अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी देशों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है। इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में बढ़ने हेतु भारत ने ब्रिक्स स्पेस सहयोग संघ की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने ही जो है ब्रिक्स स्पेस सहयोग बनाने का प्रस्ताव रखा था। आगे कहता है कि भारत एवं अन्य ब्रिक्स सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सुधार को अधिक लोकतांत्रिक, प्रभावी एवं कुशल बनाने के लिए एक साझा मंच जारी करता है ब्रिक्स, ताकि संयुक्त राष्ट्र का जो सुधार है इसमें सुधार किया जा सके, ये अधिक से अधिक लोकतांत्रिक हो जाए और इसका प्रभाव भी जो देश हैं उन पर पड़े। ब्रिक्स सदस्यता से जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के साथ साथ कम कार्बन, कम उद्योग वाली अर्थव्यवस्था के लिए मेगा और स्थिर निवेश सुनिश्चित करने हेतु भी सहमति बनी है। जो देश आज बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, आज वो ही ज्ञान दे रहे हैं कि आप जो है ये प्रदूषण कर रहे हैं, वो प्रदूषण कर रहे हैं, और एक टाइम लिमिट उन्होंने ऐसे बांध दिया है कि जैसे 2040 तक जो है आपको ये कम करना है। ऐसा समझने का प्रयास करते हैं कि 2040 तक जो है आपको कार्बन उत्सर्जन इतना प्रतिशत कम कर देना है। अब इसमें कोई जो है बहुत ज़्यादा ही डेवलप कंट्री है और कोई जो है डेवलपिंग ही है, तो यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जो डेवलप हो चुका है वो इसको कम कर सकता है, लेकिन जो डेवलपिंग है वो इस समय तक कम अगर करेगा तो फिर वो कभी डेवलप नहीं हो पाएगा, बल्कि डेवलपिंग से भी वो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो है ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो डेवलपिंग है उनके लिए समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। आगे कहता है कि भारत द्वारा रूस, चीन तथा दूसरी तरफ अमेरिका की संतुलन नीति को अपनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत के समक्ष जो है ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। जो वर्तमान परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, भारत इसके लिए स्वतंत्र है और वह उसी हिसाब से भी विचार करता है। किसी की गोद में जो है बैठना भारत के लिए हितकारी नहीं भी है। इसके अलावा कहता है कि ब्रिक्स जो है ये आतंकवाद का विरोध करता है। हालांकि जिस हिसाब से उसको विरोध करने की आवश्यकता है उसमें कहीं ना कहीं आज भी जो है बहुत बड़ी कमी देखने के लिए मिलती है। NDB की सदस्यता
के साथ भारत मंचों का उपयोग करके वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी संस्थाओं में सुधारों का समर्थन करते हुए आ रहा है। हालांकि भारत जो है एनडीबी के माध्यम से या ब्रिक्स के मंचों का प्रयोग करके वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी जो संस्थाएं हैं इनमें सुधारों का भी समर्थन करता है और इसके लिए भारत को ये एक मंच प्रदान करता है। बात करेंगे ब्रिक्स के समक्ष की चुनौतियों को, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या चुनौतियां हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे चुनौतियों पर, पहला है कि कोविड-19 के कारण गरीबी, बेरोजगारी आदि में जो है इसके कारण जो है जो कई सारे ऐसे देश हैं जिनके बीच में बहुत ही बड़ा गैप बन गया है। इस गैप को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि जो छोटे हैं या कम विकसित हैं उनके लिए जो है कोविड-19 के बाद बहुत सारी समस्याएं जो हैं उत्पन्न हुई है। जो डेवलपिंग कंट्री है फ़र्क उन्हें भी पड़ा है लेकिन उन्हें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इसके बीच में एक लंबा गैप पड़ गया है, इसको गैप को कम करने की आवश्यकता है। हालांकि उसके बाद कहता है कि इस में चीन का जो है दबदबा है। ब्रिक्स में निर्जातीय जो है विभिन्नता भी देखने के लिए मिलती है। इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड मात्र जो है ये 16 या 17% के लगभग है, जो कि काफ़ी कम है। जितने बड़े एरिया का ये प्रतिनिधित्व करती है उस हिसाब से इसका इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड जो है बहुत कम है। इसके अलावा इसमें अगर बात करें तो कहता है प्रभावकारिता की भी कमी देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि चीन के आर्थिक उभार ने ब्रिक्स के भीतर असंतुलन पैदा कर दिया है। चीन जो है इसको अपने ही हिसाब से मोड़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, जो कि क्योंकि चीन जो है इसको पूरी तरीके से गैर पश्चिमी देशों का मतलब होता है ना उसके खिलाफ यूज करना चाहता है। उसके खिलाफ एक मंच के रूप में इसको चीन देखता है। पश्चिमी देशों के खिलाफ रणनीतिक समर्थन जुटाने हेतु जो है चाइना का इस बीच में दबाव रहता है। वो सोचता है कि उसके अनुसार जो है इसके सदस्य देश जो है कार्य करें। इसके अलावा वैश्विक दक्षिण जो साउथ ग्लोबल का जो कंसेप्ट है, राजनीतिक स्थिति पर भी ध्यान कम दिया जाता है। हालांकि संगठन कोई भी हो जिसको जो जितना डेवलप होगा उसके हिसाब से वो कार्य करती है, ये जग जाहिर है। जैसे चाइना, रसिया ये सब जो है, खास करके चाइना ज़्यादा ही इसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश में लगा रहता है। बात करेंगे इस चुनौतियों से क्या सुझाव होने चाहिए, तो कहता है कि चीन केंद्रित स्थिति का त्याग करके समूह के अंदर सहयोग की आवश्यकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई एक खास विशेष देश जो है खास हिसाब से किसी खास संगठन को चलाने के लिए उस पर दबाव बनाए। बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। इस नीति को त्याग करके सभी देश आपसी सहयोग से, समझौते से, बातचीत करके एक साझा कार्य करें, तो ये करने की आवश्यकता है। ओईसीडी के तर्ज पर ब्रिक्स के लिए एक संस्थागत अनुसंधान विंग स्थापित या विंग विकसित करना जरूरी है। जिस तरह से ओईसीडी ने किया है उस तरह से ब्रिक्स का भी अपना जो है एक अनुसंधान विंग हो जो कि आवश्यकता के अनुसार डिसीजन ले सके। वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ब्रिक्स को एक वैश्विक शासन दर्शन को अपनाना चाहिए। वैश्विक शासन दर्शन अपनाना चाहिए जो कि व्यापक परामर्श, संयुक्त योगदान और साझा लाभों पर बल देते, ताकि वैश्विक शासन में अभिव्यक्ति की वृद्धि हो सके। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से उसको आप मोड़ें, अपने हिसाब से काम करें, केवल अपना ही लाभ देखें। जी नहीं, वैश्विक शासन दर्शन जिससे क्या होगा कि संयुक्त योगदान होगा, साझा लाभ मिलेगा और जो देश हैं वो सभी देश जो है साझा रूप से आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कहता है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान होने चाहिए और साझा हितों में सुझाव एवं उसके लिए क्रियान्वयन आवश्यक है। केवल अपने हित को नहीं देखना है। जो देश इसको अपने हिसाब से देखते हैं या किसी के एंटी के रूप में उसका यूज करते हैं, ये सब नहीं करना है। साझा हित देखना है कि इसके जो सदस्य देश हैं उनका विकास कैसे हो, इसके लिए प्रयासरत जो है कार्यरत रहना है। ये प्रमुख इसके सुझाव या इसके कार्य होने चाहिए।
तो ये था आज का अपना टॉपिक ब्रिक्स। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।